जैसे मैंने बताया था कि मौर्य वंश के पतन के बाद भारत पर 3 डायनेस्टी ने रूल किया, ठीक है ना, जिनका नाम था शुंग वंश, कर्ण वंश और हान सातवाहन वंश, ठीक है। और इसी समय भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र से यानी कि इस एरिया से आक्रमण भी होता है, ठीक है ना। इस एरिया से क्या होता है, आक्रमण भी होता है, और 4 वंश इधर से, मतलब 4 जो कह सकते हैं आक्रमणकारी इधर आते हैं और रूल करते हैं भारत के नॉर्थ वेस्ट एरिया पर, उत्तर पश्चिम क्षेत्र में, और भारत में भी शासन करते हैं। इनका क्रम कौन बताएगा, जो विदेशी आक्रमण होता है इसके बाद से मौर्य। सबसे पहले क्या बोलते हैं इसका पूरा नाम, हिंद यवन, क्या नाम था, या इसको बोलते हैं इंडो ग्रीक भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंडो ग्रीक भी बोलते हैं। ये आते हैं, उसके बाद शक आते हैं, इंडो ग्रीक के बाद शक को सीथियन में हम लोग बोलते हैं, ठीक। शक के बाद कौन आता है, पहलव, या इनको क्या बोलते हैं, पार्थियन भी बोलते हैं ना, पार्थियन भी बोलते हैं। और लास्ट में कौन आते हैं, कुषाण आते हैं, ठीक। तो ये विदेशी आक्रमणकारी हैं जो मौर्यों के पतन के बाद यहाँ पर रूल करते हैं भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में, और कुछ भारत के एरिया में भी लोग शासन करते हैं, ठीक है ना। तो पहले तो हम लोग पढ़ेंगे जो भारतीय जो डायनेस्टी हैं, शुंग वंश मैंने पढ़ाया था, ठीक है ना। उसके बाद कर्ण वंश, और इसके बाद आंध्र सातवाहन या सातवाहन भी बोलते हैं, इतिहास में सातवाहन के नाम से फेमस है, सातवाहन। ये विदेशी है ये वाले, है ना। और ये जो भारतीय वंश है, ये सब जो पहले से भारत में थे और ये लोग रूल करते हैं मौर्यों के बाद, ठीक है। क्रम याद रखना है कि आएगा कि भाई मौर्य के पतन के बाद कौन भारतीय राजवंश है, तो ये लोग थे। विदेशी कौन थे, तो ये क्रम याद रखना है, ठीक है ना। अगर आप लोग से पूछा जाए कि सबसे पहले भारत पर विदेशियों में किसने आक्रमण किया, तो क्या कौन होंगे वो, हैं? सबसे पहले अगर भारत में पूछा जाए कि प्राचीन काल में किसने भारत पर आक्रमण किया, सेल्यूकस ने। ऑप्शन दे, ऑप्शन दे रहे, यूनानियों ने, ईरानियों ने, हिंद यवनों ने, मुस्लिमों ने। सही, कुछ भी बताओ, कुछ भी। ईरानियों ने, किसने किया, ईरानियों। कौन शासक था ईरानी में जिसने आक्रमण किया भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में, उसका नाम था दारा प्रथम। क्या नाम था, दारा प्रथम। ये ईरान का था, कहाँ का था, ईरान का। तो सबसे पहले ईरानियों ने, यानी कि इन लोगों को फारसी बोलते हैं, फारसियों ने आक्रमण किया भारत पर। फिर कौन आया इनके बाद, इसके बाद यूनानी आया। यूनानी में कौन आया, हाँ सिकंदर, आपने बताया था हम लोगों को, किसे कौन आया, सिकंदर आया। और सिकंदर के बाद कौन आया, कौन आया, फिलहाल विक्रम याद रखना सब, ठीक है। यानी सबसे पहले ईरानी आते, फिर यूनानी आते, फिर हिंद यवन, फिर शक, फिर आपका पहला, और फिर कुषाण। ये विदेशियों के आने का क्रम है प्राचीन काल में, ठीक है ना। ये क्रम याद रखिएगा। एक एक करके ये डायनेस्टी के बारे में जल्दी से, और फिर इनके बारे में हम लोग कर लेंगे, और फिर थोड़ा सा इनके राजनीतिक व्यवस्था, थोड़ा सा सामाजिक जीवन, थोड़ा सा आर्थिक जीवन और धर्म सब खत्म हो जाएगा ये आपका पोस्ट मौर्य पीरियड। लेकिन काफ़ी कुछ इसमें बताना है ना, तो उसको जब करते हैं हम लोग। मेन चीज़ें हैं, कुछ मन होगा तो लिख लेना,
इसमें कुछ हम लिखा नहीं पाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं ना, और किताब तो सबके पास होगा, इसमें से मैं अपना पढ़ लेंगे। हाँ, लेकिन मेन मेन चीज़ें जो बोलेंगे आराम से लिख के चला आपको चीज़ें, सब कुछ नहीं लिखना है, मेन मेन चीज़ें लिख देना। ये हल्का सा बता रहे क्योंकि हमने बता दिया था, आप लोग बताओ फिर आगे बढ़ जाएंगे। जो लोग आए थे उस दिन सुंग वंश कब से कब तक रूल करते हैं? तो 185 से 75। ठीक है ना? इसे आपको भी अभी सीखी। मौर्य वंश का अंतिम शासक का नाम? बृहद्रथ। क्या नाम था? बृहद्रथ। मौर्य डायनेस्टी का, मौर्य साम्राज्य का लास्ट रूलर कौन? बृहद्रथ। इसी का सेनापति था कौन? क्या नाम था? पुष्यमित्र सूर्य। अपनी राजा की हत्या करता है और एक नई डायनेस्टी यानी कि राजवंश का स्थापना कर देता है। कौन सा? सुंग वंश का। ठीक है ना? राजधानी कहाँ बनाता है? पाटलिपुत्र और विदिशा दोनों को। पाटलिपुत्र और विदिशा। विदिशा कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है? अपनी कैपिटल बनाता है। कौन? तो पुष्यमित्र शुंग। ये जो था कट्टर ब्राह्मण था और 2 अश्वमेध यज्ञ करता है। ठीक है ना? क्या करता है? 2 अश्वमेध यज्ञ करता है। ठीक है ना? और इनके गुरु का नाम, पुरोहित का नाम क्या था? पतंजलि। क्या नाम था? पतंजलि। वो एक ग्रंथ लिखते हैं, इसका नाम था महाभाष्य। क्या नाम था? महाभाष्य। ठीक है? और इसी समय भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र से किसका आक्रमण हो जाता है? यवनों का आक्रमण हो जाता है। किसका? यवनों का। ठीक है ना? जो ये अश्वमेध यज्ञ करते हैं तो वो कौन करता है? जो क्या नाम, पुष्यमित्र शुंग जो अश्वमेध यज्ञ करता है वो कौन करते हैं? तो इनके पुरोहित पतंजलि के द्वारा है वो अश्वमेध यज्ञ को किया जाता है। ठीक है ना? याद रखना है। ठीक है ना? उसके बाद कैसे पता चलता है कि इसने अश्वमेध यज्ञ किया था? तो एक अभिलेख हम लोग को मिलता है। कौन सा अभिलेख? हाँ, धनदेव का अयोध्या अभिलेख। पुष्यमित्र शुंग का मंत्री का नाम क्या था? धनदेव। उसी का एक अभिलेख मिलता है, अयोध्या अभिलेख। उसी से पता चलता है कि पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किया था, का अनुष्ठान किया था, किया था। क्लियर है? समझना सब लोग ना? आगे चलकर पुष्यमित्र के समय में यवनों ने साकेत यानी कि अवध जो एरिया है, ये हमारा फैजाबाद लगना वाला एवं माध्यमिका यानी कि चित्तौड़। चित्तौड़ कहाँ पर? राजस्थान। ठीक है ना? आक्रमण किया। लेकिन अग्निमित्र के पुत्र वसुमित्र ने यवनों को सिंधु नदी किनारे पर क्या कर दिया? पराजित कर दिया। पुष्यमित्र शुंग का पुत्र अग्निमित्र और अग्निमित्र का पुत्र कौन? आपका वसुमित्र। वही पराजित करता है किसको? यवनों को। यवन का मतलब क्या? यहाँ पर हिंद यवन से है। तब समझ रहे सब लोग? ठीक है ना? इस आक्रमण की सूचना कालिदास के पहले नाटक, कालिदास ने बहुत सारे नाटक लिखा। ठीक है ना? इसमें से एक नाटक था कौन सा? मालविका अग्निमित्र। इससे हम लोग को पता चलता है कि साकेत पर, ठीक है ना, और आपके मालविका पर यवनों ने आक्रमण किया था। और कौन इसको पराजित कर देता है? तो अग्निमित्र का पुत्र वसुमित्र इसको पराजित करता। ध्यान में रखना। इसके अलावा इस आक्रमण का उल्लेख गार्गी संहिता में भी है तथा महाभाष्य में भी मिलता है। ये भी ध्यान रखना है। आगे चलकर पुष्यमित्र शुंग ने मात्र सेनानी की उपाधि लिया था, लेकिन उसका जो पुत्र था अग्निमित्र, उसने राजा की उपाधि धारण किया था। ये ध्यान रखना। पुष्यमित्र के बाद उसका पुत्र अग्निमित्र शासक बनता है।
ठीक है ना। इसके बारे में जानकारी हम लोग को किससे मिलता है, तो जो कालिदास का जो ग्रंथ है क्या नाम है, मालविका अग्निमित्र से, उससे इनके बारे में जानकारी मिलता है। किसके बारे में, अग्निमित्र के बारे में, और मालविका इसकी रानी होती थी तीसरी, उसके बारे में इससे जानकारी मिलता है इस ग्रंथ से, हम लोग को ध्यान रखना है। इसके बाद 2-3 शासक और बनते हैं, सुज्येष्ठ या वसुज्येष्ठ, और जो इस वंश का जो चौथा जो शासक था उसका नाम था वसुमित्र, ठीक है ना। वसुमित्र के नेतृत्व में ही शुंग सेना ने यवनों को पराजित किया, पहले बता चुके हैं। और इसी वंश का एक शासक था, उसका नाम था भागभद्र। क्या नाम था, भागभद्र, बताया था हमने। इस वंश का 9वां शासक था। कौन सा, 9वां शासक था। इसी के दरबार में एक राजदूत आया था जिसका नाम था हेलियोडोरस। क्या नाम था, हेलियोडोरस लिखा था, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा सब लोग। इसी के शासन काल में 14वें वर्ष में तक्षशिला के यवन शासक एंटियालकिड्स का राजदूत हेलियोडोरस इसका दरबार कहाँ पर था, विदिशा में, वहाँ पर आता है और भागवत की पूजा करता है, ठीक है ना। भागवत मतलब कौन, विष्णु की पूजा करता है और इस धर्म को अपना लेता है, और यहीं पर एक गरुड़ स्तंभ की स्थापना भी करता है। कौन, जो हेलियोडोरस था। फिर से बता रहे हैं, इसी के शासन काल में किसके, जो शुंग वंश का शासक है, 9वां शासक है, उसका नाम है भागभद्र। इसी के दरबार में एक शासक था, उसका नाम था एंटियालकिड्स, ठीक है ना। उसी का राजदूत होता है हेलियोडोरस, इसके दरबार में आता है, यहाँ विष्णु की पूजा करता है, गरुड़ स्तंभ की स्थापना करता है, ठीक है ना। और इस धर्म को अपना लेता है। कौन से धर्म को, भागवत धर्म को, ठीक है ना। ये ध्यान में सब लोगों को रखना है, ठीक है। इस वंश का जो अंतिम शासक था शुंग वंश का, उसका नाम क्या था, देवभूति। क्या नाम था, देवभूति, ठीक है ना। शुंग वंश में इतना ही हम लोग को करना है, ठीक है। ऐसे कहा जाता है कि पुष्यमित्र शुंग ने, अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था, उसको ये क्या कर देता है, आपको तोड़वा देता है, ठीक है ना। उस स्तूप को जो बनवाया था किसने, अशोक ने। ऐसा मान्यता है कि अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था, उसको पुष्यमित्र शुंग ने क्या किया, उसको तोड़वा दिया, ठीक है। ध्यान रखना है। आगे अगला डायनेस्टी है वो है कर्णवंशी। अब इस वंश का सिर्फ अंतिम शासक का नाम देवभूति। देवभूति का एक सेनापति था, उसका नाम क्या था, वसुदेव। क्या नाम था, वासुदेव। वसुदेव क्या करता है कि अपने राजा की हत्या करता है और एक नई डायनेस्टी की, एक वंश की स्थापना करता है। कौन से वंश का, कौरव वंश का, ठीक है ना। तो कौरव वंश का संस्थापक कौन है, तो आपका वसुदेव है, ये ध्यान रखना है। ये भी अपनी राजधानी किसको बनाता है, पाटलिपुत्र को बनाता है। इस वंश के बारे में हम लोग को बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, ठीक है, पढ़ना भी नहीं है, ठीक है। थोड़ा बहुत जो चीजें वही बस एक दो राजा का नाम बस ही खत्म करें, बाकी ये राजधानी बनाता है। और इस वंश का और कुछ बताने को इसमें नहीं, ठीक है। इस वंश में 4 शासक हुए, वसुदेव, भूमिमित्र, नारायण और सुशर्मन। लिखना चाहो तो राजा का नाम लिख सकते हैं आप लोग। वसुदेव है पहला जो संस्थापक है कर्ण वंश का, उसके बाद भूमिमित्र है, उसके बाद नारायण है और लास्ट जो है सुशर्मन है, ठीक है ना। तो सुशर्मन का नाम ध्यान रखना है सब लोग को, ठीक है ना। वसुदेव, भूमिमित्र, नारायण और अंतिम शासक है सुशर्मन। लिख दें। सुशर्मन ये अंतिम शासक है। ठीक है, तो कौरव वंश में इतना ही है। टाइम पर लिखना चाहो तो अभी लिखा कर लिख लेना। कौरव वंश का टाइम पीरियड है आपका 75 BC से
30 BC तक है, यानी कि 75 ईसा पूर्व से 30 ईसा पूर्व तक है कौरव वंश का टाइम पीरियड। अगला जो शासक है, अगला जो वंश है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक ना, आंध्र सातवाहन। इनके बारे में बहुत सारी चीजें हम लोग को पढ़ना, कई क्वेश्चन आते भी डायरेक्ट। इनका जो टाइम पीरियड है 30 ईसा पूर्व से 250 BC AD तक, इसी में AD आ जाएगा, ठीक है। अब जो कौरव वंश का अंतिम शासक क्या नाम? सुशर्मन। ध्यान रखना, कभी कभी भी पूछ लेता है। सुशर्मन का अमात्य होता, सेनापति होता है, नाम था सिमुख। क्या नाम था? सिमुख। इसका सेनापति है कौन? सिमुख। अपनी राजा की हत्या करता है और एक नए डायनेस्टी की फाउंडेशन करता है, सातवाहन या आंध्र सातवाहन डायनेस्टी की वंश का। राजधानी बनाता है प्रतिष्ठान या पैठन को, प्रतिष्ठान या पैठन, महाराष्ट्र में। ये लोग जो वंश थे, ये लोग शासन करते हैं महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश वाले एरिया में। याद रखना है, ये जो कैपिटल बनाते हैं प्रतिष्ठान या पैठन, ये कहाँ पर है? तो महाराष्ट्र में। ये लोग जो रूल करते हैं, शासन करते हैं, वो महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश वाले एरिया में ये रूल करते हैं, ठीक है। इनकी कई खासियत है, विशेषताएं हैं, ठीक है ना। इन्हें कहा जाता है कि सातवाहनों को 3 महासमुद्रों का अधिपति कहा गया, यानी कि इन्हें, यानी सातवाहनों को 3 समुद्रों का अधिपति कहा गया, यानी कि तीनों जो समुद्र है उसके ये अधिपति हैं, यानी कि इन पर इनका शासन है, ठीक है ना। समझ रहे हो? यानी कि सातवाहनों को 3 समुद्रों का अधिपति बोला गया है। अधिपति का मतलब वो शासन कर रहे हैं, यानी कि पूरे नीचे वाले एरिया में, जो इधर वाले एरिया, ठीक है। तो 3 समुद्रों का अधिपति बोला गया। दूसरा, भारत में सर्वाधिक समय तक इन्होंने शासन किया। किसने? आपके सातवाहन वंशों ने। इनकी विशेषता है कि इस वंश के राजा अपने मात्र नामों से जाने जाते हैं। आता क्वेश्चन कि प्राचीन काल में कौन से वंश के शासक थे जिनके नाम उनके माताओं के नाम पर रखे गए थे? तो सातवाहन थे, है ना। कभी क्वेश्चन आ जाए कि प्राचीन काल में कौन सा वंश था जिनके नाम, राजाओं के नाम उनके माताओं के नाम पर रखे गए थे, तो सातवाहन वंश है, ठीक है ना। तो ऑप्शन में सुम भी होगा, कणव भी होगा, आपके कुषाण भी होगा, सातवाहन भी होगा। क्या लगाना है? तो 3 विशेषताएं, यानी कि 3 समुद्रों का अधिपति कहे गए हैं, ठीक है ना। दूसरा है सर्वाधिक समय तक इन्होंने रूल किया भारत पर। तीसरा है ये अपने माताओं के नाम पर ये जाने जाते हैं, इनके शासक ये आए। ठीक है। सातवाहन राजाओं की जो सूची है, लंबी जो सूची है, वो मत्स्य पुराण में हम लोग को जानकारी मिलती है, यानी कि मत्स्य पुराण से इनके जो वंशों की जो सूची है उसी से हम लोग को इसमें जानकारी मिलती है, ध्यान रखना है ना। सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची मत्स्य पुराण में मिलती है, ध्यान रखना है ना। सातवाहनों की जो शासकीय भाषा थी वो प्राकृत था, और लिपि क्या था? ब्राह्मी था। लिपि ब्राह्मी और भाषा क्या? आपका प्राकृत। अशोक के अभिलेख अधिकांश किसमें लिखे गए थे? और भाषा क्या था? प्राकृत था, ध्यान रखना है, पाली नहीं लगाना है ना, प्राकृत लगाना। क्या लगाना है? बुद्ध ने अधिकांश उपदेश किस भाषा में दिए? और महावीर ने किसमें दिए? नहीं, प्राकृत में दिए। महावीर ने प्राकृत में दिए और बुद्ध ने पाली में दिए, ये भी ध्यान रखिएगा, है ना। अब जो अगला शासक है, ऐसे बहुत सारे शासक हुए,
इसमें लगभग 23 शासकों ने रूल किया इस डायनेस्टी में, लेकिन इसमें से हम कुछ प्रमुख शासकों के बारे में पढ़ेंगे, सभी के बारे में नहीं पढ़ना है ना। तो अगला जो रूलर हुआ इस डायनेस्टी का, उसका नाम था सतकर्णी प्रथम, है ना। यानी कि सिमुक के बाद, सिमुक के बाद जो शक्तिशाली शासक हुआ उसका नाम था सतकर्णी प्रथम, है ना। हाँ, सतकर्णी प्रथम, सतकर्णी प्रथम, ठीक है। इनके बारे में कुछ खासियत है, उसको जल्दी सुन लीजिए, फिर हम एक एक करके कुछ राजाओं का नाम लिखा है ना, फिर एक एक करके बताते हैं, तो अब मेरे दोनों को पता चल जाएगा, थोड़ा सा फिर आसानी हो जाएगी। एक मिनट, ये याद रखना सब लोग को, कैपिटल प्रतिष्ठान या पैटर्न। सतकर्णी प्रथम, ठीक है। इसके बाद अभी हम लोग पढ़ेंगे आगे हाल के बारे में, ये भी शासक है। हाल के बाद गौतमीपुत्र सतकर्णी, अभी लिखना नहीं है, एक एक करके भी पढ़ेंगे। फिर वशिष्ठ पुत्र, फिर प्रियदर्शी, यही मेन रूलर है जिनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। गायब हो गया, क्लियर कर देते हैं, आ जाएगा ना अंदर से। इतने शासकों के बारे में हम लोग को पढ़ना है, पहले इनके बारे में पढ़ते हैं। ये क्रम है मेन रूलर का। इनको, इनकी एक उपाधि थी सतकर्णी की, दक्षिणा दक्षिणाधिपति की, है ना, अधिपति। अच्छा, एक चीज और याद रखना आप लोग, कभी क्वेश्चन आ जाए कि किस वंश के शासकों ने दक्षिणापथ की उपाधि धारण की थी, तो सातवाहनों ने। दक्षिणापथ का मतलब होता है कि दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता, है ना। दो चीजें, एक तो आएगा कि किस वंश के शासकों ने अपने माताओं के नाम पर अपना नाम रखा, तो सातवाहन। कौन से डायनेस्टी के शासकों ने दक्षिणापथ की उपाधि धारण की थी, तो सातवाहन। ऐसे ही दक्षिणाधिपति, ऐसे ही दक्षिणापतेश्वर, ऐसे करके सबने उपाधि अलग अलग धारण किया। इन्होंने दक्षिणाधिपति का उपाधि धारण किया, किसने, सतकर्णी प्रथम। इसको लिख लेना। इसने भी, सतकर्णी प्रथम ने भी 2 अश्वमेध यज्ञ और 1 राष्ट्रीय यज्ञ किया था। तो वैदिक काल में शायद आप लोग यज्ञ के बारे में थोड़ा बहुत पढ़े होंगे, बहुत सारे यज्ञ हो रहे थे उस समय। यानी कि वैदिक काल में, पूर्व वैदिक काल में नहीं, उत्तर वैदिक काल में, क्योंकि कर्मकांड बहुत ज़्यादा बढ़ गया था उत्तर वैदिक काल में आकर। क्योंकि उस समय तक आते आते समाज में 4 वर्णों की उत्पत्ति हो चुकी थी। चारों वर्णों के कर्तव्य निर्धारित कर दिए गए थे कि किन्हें क्या करना है, ठीक है। यानी कि जो समाज हो गया था वो जन्ममूलक हो गया था। देखिए, ऋग्वेद काल तक जन्ममूलक नहीं था, क्या था, कर्ममूलक था। क्या था, कर्ममूलक था। ये सब पढ़े थे ना थोड़ा बहुत सब लोग, ठीक है। तो कर्मकांड बहुत ज़्यादा बढ़ गया, बहुत सारे यज्ञ होने लगे, फिर जैसे अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, फिर राष्ट्रीय यज्ञ, ये सब होने लगे। तो अश्वमेध यज्ञ तो आप लोगों को पता है सबको, क्या होता है अश्वमेध यज्ञ। हाँ, बिल्कुल।
तो युद्ध होता था। जैसे आप लोगों ने रामायण देखा होगा, रामायण में राम जी छोड़ते हैं ना घोड़े को, तो कौन पकड़ता है? लवकुश पकड़ लेते हैं, उनके लड़के ही पकड़ लेते हैं और फिर युद्ध होता है राम जी और उसमें। यानी कि अश्वमेध यज्ञ वो राजा करते थे जो शक्तिशाली होते थे, और घोड़ा छोड़ा जाता था, उसके पीछे सैनिक होते थे। वो घोड़ा जहाँ जहाँ जाता था, अगर किसी ने उस घोड़े को नहीं रोका तो वो जो एरिया होता था उस राजा का हो जाता था। किसी ने रोका अगर, तो उसे क्या करना पड़ता था? युद्ध करना पड़ता था उस राजा से। यानी कि ये क्या था? साम्राज्य के विस्तार के लिए था। इसके लिए साम्राज्य के विस्तार के लिए अश्वमेध यज्ञ किया जाता था। यानी कि जो साम्राज्य का विस्तार कर रहा है, यानी कि वो क्या शक्तिशाली तभी तो कर रहा है ना, वो शक्तिशाली शासक हो तभी तो करेगा ना। पता चला कमजोर घोड़ा छोड़ दे, पता चला बस्ती से घोड़ा गया खलीलाबाद और वही पकड़ लिया गया, हार गया राजा, तो खलीलाबाद वाला एरिया भी नहीं आ पाया, है कि नहीं? समझ रहे ना सब लोग? तो यानी कि राजा शक्तिशाली है तभी तो अश्वमेध करेगा ना। पता चला कमजोर शासक है और घोड़ा छोड़ दिया, पता चला खलीलाबाद में पकड़ लिए, है ना? जो राजा दूसरे हो गया खलीलाबाद में, अब ये तो हार गए राजा, है ना? तो कमजोर शासक नहीं, शक्तिशाली है वही करेगा। यानी कि ये शक्तिशाली शासक है कौन? आपका सत्ताधारी वर्ग। दो अश्वमेध यज्ञ भी करते हैं, है ना? और एक अराशु यज्ञ भी करते हैं। अराशु यज्ञ भी है, ये क्या होता था? अराशु यज्ञ, हाँ ऐसे लिखा जाता है, अराशु यज्ञ। ये राजा के राज्याभिषेक से संबंधित होता था ये वाला यज्ञ। सब वैदिक काल में, आप लोग उत्तर वैदिक काल में पढ़ेंगे या पढ़े होंगे, ठीक है ना? और भी था एक वाजपेयी यज्ञ भी था, इसमें इंद्र और वरुण की पूजा किया जाता था। इस यज्ञ में राजा के राज्याभिषेक से संबंधित है, कॉन्सिक्रेशन से संबंधित है ये। और वो क्या है? अश्वमेध यज्ञ राज के विस्तार से संबंधित है। समझ रहे सब लोग? ठीक है। अश्वमेध यज्ञ के पश्चात उसने पत्नी नागनिका के नाम पर रजत मुद्राएं अंकित करवाई। इनकी पत्नी का नाम था नागनिका, याद रखना, नागनिका इनकी पत्नी का नाम, है ना? और इन्हीं के नाम क्या किया? इन्होंने रजत मुद्राएं अंकित करवाया। और इनके ऊपर, रजत मुद्रा के ऊपर अश्व की आकृति है। अश्व का मतलब क्या? घोड़े की आकृति थी। इसकी रानी नागनिका के नाना घाट अभिलेख, इनका एक अभिलेख भी मिलता है, तो अभिलेख आपको मिलने लगेगा, है ना? अलग अलग अभिलेख, नाना घाट अभिलेख, है ना? आप लोगों को अभिलेख सब याद रखना है ना, कि कौन किसका अभिलेख था। तो नाना घाट अभिलेख किसका? नागनिका का। किसका है? नागनिका। तो इसी से इनके बारे में हम लोग को पता चलता है। किसके बारे में? सतकर्णी प्रथम के बारे में। किससे? तो नाना घाट अभिलेख से। ये है किसका? नागनिका। नागनिका कौन है? सतकर्णी प्रथम की पत्नी है। क्लियर है सबको? ठीक है। इनकी रानी नागनिका के नाना घाट अभिलेख से पता चलता है कि इसने पहले शताब्दी ईसा पूर्व में ब्राह्मणों एवं बौद्धों को भूमि अनुदान में दिया था। यानी पता ये चलता है इस अभिलेख से कि सतकर्णी प्रथम ने ब्राह्मणों को, है ना, और बौद्धों को भूमि अनुदान में दिया था, यानी कि डोनेट किया था, यानी कि उस पर कोई भी टैक्स नहीं लिया था। तो समझ रहे हैं? तो ये पॉइंट देख सकते हैं कि सतकर्णी प्रथम ने ब्राह्मणों तथा बौद्धों को भूमि अनुदान में दिया। कैसे पता चलता है? तो इनकी पत्नी नागनिका के नाना घाट अभिलेख से पता चलता है। ऐसे शॉर्ट में करके लिख सकते हैं सब, है ना? और ये भूमिदान का पहला अभिलेखीय साक्ष्य है। ये भूमिदान का पहला अभिलेखीय साक्ष्य है। अभिलेख का मतलब क्या? इंस्क्रिप्शन, है ना? इंस्क्रिप्शन तो हम लोग पढ़ रहे हैं कब से? हड़प्पा से, है ना? लेकिन हड़प्पा की जो लिपि है आज तक कोई पढ़ नहीं पाया, ठीक है ना? आज तक कोई पढ़ नहीं पाया। लिपि कैसी थी उसकी? हड़प्पा की कौन सी लिपि थी? चित्राक्षर। कौन सी थी? चित्राक्षर थी ना, भाव चित्राक्षर या चित्राक्षर, उसको बास्टोफेडेन भी बोलते हैं, ठीक है ना? इंग्लिश में बोलते हैं पिक्टोग्राफिक बोलते हैं, ठीक है ना? दाएं से बाएं और बाएं से दाएं। लास्ट क्लास में बताया था कि ऐसे लिखा जाता है ना, ऐसे करके ऐसे लिखा जाता है, ठीक है? तो याद रखना। तो हमारे पास जो सोर्स है, स्रोत है जानने के हड़प्पा सभ्यता के, क्या है? सिर्फ उत्खनन है। क्या है? उत्खनन है। जो खुदाई में जो चीज मिला है उसी से हम लोग उसके बारे में पता चलता है। बाकी हमारे पास कोई सोर्स नहीं है। लिपि मिली भी तो कोई आज तक उसको पढ़ नहीं पाया, शायद भी कोई नहीं है वहाँ का, ठीक है ना? तो उसी पर जो भी चीजें मिल रहा है खुदाई में, उसी पर विद्वानों ने लिख दिया है, वही हम लोग पढ़ते हैं, वही हम उसको करते हैं। क्लियर? ये हो गया। अगला जो शासक है
हाल इनमें इतना है ना। ये 2-3 पॉइंट याद रखिएगा। 2 अश्वमेध यज्ञ करते हैं, राशु यज्ञ करते हैं। इनकी पत्नी का नाम नागरिका, नागरिका के नाना घाट अभिलेख, इनके बारे में जानकारी मिलता है। इन्होंने ही पहली बार ब्राह्मणों को और बौद्ध भिक्षुओं को क्या किया, भूमि अनुदान में दिया। ये पहला अभिलेखीय साक्ष्य याद है। क्लियर है? अगला शासक था इनके बारे में 2-3 पॉइंट है, वो याद रखिएगा। यह शासक शांति तथा संस्कृति का उपासक था, यानी कि ये युद्ध में बहुत ज्यादा बिलीव नहीं रखता था। ये शासक था, यानी शांति चाहता था और संस्कृति पे इसका ज्यादा वो झुकाव था, यानी कि किताबों में, ग्रंथों में, ये सब पर उसको ज्यादा झुकाव था। इसने प्राकृत भाषा में, किसने, हाल में, प्राकृत भाषा में गाथा, सप्तशती नामक ग्रंथ की रचना किया। हाल ने प्राकृत भाषा में गाथा सप्तशती नाम से एक ग्रंथ की रचना इन्होंने किया था। रचना किया, किस भाषा में लिखा था, तो प्राकृत भाषा में। लिख लेना, मेंशन कर लेना। इनकी दरबार में 2 विद्वान रहते थे, इनके दरबार में, इनकी सभा में। एक का नाम था गुणाध्याय, एक का नाम था सर्ववर्मन। एक मिनट, दो विद्वान थे, एक तो ये थे, एक थे सर्ववर्मन। इन्होंने भी ग्रंथ लिखा था, दोनों ने। इन्होंने लिखा था, गुणाधर ने कातंत्र नामक ग्रंथ की रचना किया। दोनों विद्वान थे, इन्हीं के दरबार में किसके, हाल। नहीं, सॉरी, गड़बड़ हो गया। इनका जो है सर्ववर्मन का ये है, इनका नहीं है। गुणाध्याय का है, हम ऊपर लिख रहे हैं। हाँ, कि ग्रंथ का लिखा, रचना क्या, मतलब रचना का मतलब लिखा है। तो सर्ववर्मन में क्या है, कातंत्र है, इनका है बृहद कथा, इनका है बृहद कथा। ये दोनों लिख लो सब। यानी कि इनके हाल के दरबार में 2 विद्वान निवास करते थे। एक का नाम था गुणाध्याय, एक का नाम था सर्ववर्मन। सर्ववर्मन ने कातंत्र नामक ग्रंथ की रचना किया और गुणाध्याय ने आपका बृहद कथा नामक ग्रंथ की रचना की। अगला शासक, सबसे इंपॉर्टेंट इस वंश का शक्तिशाली शासक कौन, गौतमीपुत्र सतकर्णी। मिटा देंगे, आ रहा समझे सब लोगों को। गौतमीपुत्र सतकर्णी इनके बारे में बहुत सारी चीजें हैं, इंपॉर्टेंट है, वो कर सकते हैं। पुराणों के अनुसार गौतमीपुत्र सतकर्णी सातवाहन वंश का 23वां शासक था, है ना। पुराणों के अनुसार गौतमीपुत्र सतकर्णी सातवाहन वंश का 23वां शासक था, यानी कि बहुत सारे इसमें शासक हुए। इसके पिता का नाम शिव स्वाति, इसके पिता का नाम शिव स्वाति और माता का नाम गौतमी बलश्री था। गौतमी बलश्री था।
गौतमीपुत्र सतकर्णी के पिता का नाम शिव स्वाति और माता का नाम गौतमी बंसरी। यह सातवाहन वंश का महानतम शासक था। कौन? गौतमीपुत्र सतकर्णी। यह सातवाहन वंश का महानतम शासक था। इन्होंने अपने आप को एकमात्र ब्राह्मण व अद्वितीय ब्राह्मण कहा, यानी कि एकमात्र ब्राह्मण और अद्वितीय। अद्वितीय का मतलब इसके जैसा दूसरा कोई नहीं, है ना। तो लिख सकते हैं गौतमीपुत्र सतकर्णी ने अपने आप को एकमात्र ब्राह्मण तथा अद्वितीय ब्राह्मण कहा। इसके समय शकों के क्षयरात वंश के, ऐसे लिखना, क्षत्रिय वाला अच्छा होगा, क्षयरात वंश, नहपान, हाँ नहपान राजा का नाम है। वंश का नाम क्षयरात का शासन था। नहपान राजा का नाम शासन। इसने युद्ध किया गौतमीपुत्र सतकर्णी किससे? नहपान से, और युद्ध में पराजित करके इसकी हत्या कर देता। किसकी? नहपान की। कौन? गौतमीपुत्र सतकर्णी। तो लिख सकते हैं कि गौतमीपुत्र सतकर्णी ने नहपान को युद्ध में पराजित कर इसकी हत्या कर दी। कैसे पता चलता है? तो अभिलेख से पता चलता है। ये दावा करता है गौतमीपुत्र सतकर्णी कि हमने क्षयरात वंश के शासक नहपान को युद्ध में पराजित किया और उसकी हत्या कर दी। और ये बात सिद्ध होती है क्योंकि आगे चलकर बहुत सारे सिक्के मिलते हैं नहपान के, ठीक है ना, और इसको पुनः मुद्रित करवाता है कौन? गौतमीपुत्र सतकर्णी। इसका मतलब उसको हत्या करके उसके मुद्रा पर किसका अधिकार हो गया था? गौतमीपुत्र सतकर्णी का। ये पॉइंट लिख सकते हैं, लिखिए। जोगलथंबी से, जोगलथंबी जगह है, ऐसे लिखना, जोगलथंबी साउथ में ही। जोगलथंबी से नहपान की 13,250 रजत मुद्राएं। रजत सब लोग समझते हैं, रजत मतलब क्या? चांदी के सिक्के। रजत मुद्राएं मिली हैं। इन मुद्राओं को गौतमीपुत्र सतकर्णी ने पुनः ढाला। हाँ, गौतमीपुत्र सतकर्णी ने पुनः ढाला और स्वयं अपनी आकृति से युक्त, पुनः ढाला और स्वयं अपनी आकृति से युक्त स्वतंत्र मुद्राएं चलाई, स्वतंत्र मुद्राएं परिवर्तित की, स्वतंत्र मुद्राएं परिवर्तित की, प्रवर्तित की। लिख लेंगे सब लोग, प्रवर्तित लिख लेंगे, प्रवर्तित की। अब इनके बारे में हम लोग को पता चलता है किन से? तो गौतमी बंसरी के अभिलेख से हम लोग को पता चलता है, इनके अभिलेख से, इसके बारे में। क्यों? देखो, उसके बारे में हमें उसकी माँ
इसकी माँ गौतमी पुत्र सत्यवती की माँ क्या नाम है? गौतमी बलश्री। लिखो, इसके बारे में हमें उसकी माँ गौतमी बलश्री के नासिक अभिलेख से पता चलता है। अब दो अभिलेख हो गया, एक नाना घाट और एक नासिक, तो दोनों अलग अलग लोगों का है। सब याद करते चलना आप लोगों को, ठीक है ना? ये सब चीजें याद रखनी है। नासिक अभिलेख से पता चलता है, यानी कि गौतमी सत्यवती के बारे में इनकी माता का नाम गौतमी बलश्री के अभिलेख नासिक अभिलेख से पता चलता है। और आपके सत्यवती प्रथम से के बारे में किससे पता चलता है? तो उनकी पत्नी नागनिका का नाना घाट अभिलेख से पता चलता है। दोनों अलग अलग है, समझ रहे ना? तो जितने भी अभिलेख अब बताया जा रहा है अशोक के बाद, वो सब आप लोग को माइंड में रखना है। वो चाहे अयोध्या अभिलेख हो, वो चाहे अभी आगे आएगा हाथी गुफा अभिलेख, पहले भी हम बताए थे। अभी जूनागढ़ अभिलेख भी आएगा, उसके महत्व में भी हम लोग पढ़े हैं, ठीक है ना? और भी अभी आएगा, उसके बाद भित्री अभिलेख आएगा आगे चलकर गुप्त में, और सब बहुत सारे अभिलेख आएंगे। तो सब याद रखना माइंड में कि किसका कौन सा अभिलेख है, किसमें क्या मेंशन किया गया है, तो ये ध्यान रखना है। इससे भी क्वेश्चन बनता है। बस इसमें इतना ही। अगला शासक वशिष्ठ पुत्र पुलुमावी। थोड़ा थोड़ा जल्दी लेकर के फिर इसके कुछ और भी डालने, इसके भी तो उधर वाले बचे होंगे सब। इसने उपाधि धारण की दक्षिणा पथेश्वर की, लिख लो। इसने वशिष्ठ पुत्र पुलुमावी दक्षिणा पथेश्वर। दक्षिणा पथ अगर आएगा तो सातवां लगा देना है। दक्षिणा पथेश्वर आएगा तो शासक का नाम लगाना है। दक्षिणाधिपति आएगा तो सत्यवती प्रथम का लगाना है, ठीक है ना? समझ रहे ना? दक्षिणा पथ का आएगा तो पूरा सातवाहन वंश, ठीक है ना? ये उत्तराधिकारी था किसका? गौतमी पुत्र सत्यवती का, ठीक है ना? इसका जैसे कि हमने बताया कि गौतमी पुत्र सत्यवती का समकालीन शासक कौन था? क्षयरात वंश का नैपान। ऐसे ही इसका वशिष्ठ पुत्र पुलुमावी का जो समकालीन शक शासक था, शक। अब शक कौन है? शक कौन है? जो इधर से आ रहे हैं ना, इंडो ग्रीक, शक, पार्थियन और कुषाण, कोई। तो शक शासक था कौन? रुद्रदामन। रुद्रदामन, पहले भी आप लोगों ने इनका नाम सुना है। ये दोनों समकालीन हैं। कौन कौन? रुद्रदामन और वशिष्ठ पुत्र पुलुमावी। तो थोड़ा सा स्टोरी सुन लो सब लोग, बाद में पढ़ लेना। ये क्या करते हैं कि इनको हराते हैं। किसको? इसको। अब ये हराते रहे इनको, ठीक है ना? वशिष्ठ पुत्र पुलुमावी को। जबकि गौतमी पुत्र सत्यवती ने किसको हराया था? शक शासक नैपान को, और हत्या कर दिया था। लेकिन ये हत्या नहीं करते हैं, एक्चुअली में ये अपनी पुत्री का विवाह इससे कर देते हैं, ठीक है ना? ये तुम्हें तो हरा देते हैं, लेकिन अपनी पुत्री का विवाह कर देते, इसलिए इसको छोड़ देते। किसको? वशिष्ठ पुत्र पुलुमावी को। लिखते हैं कैसे? किस अभिलेख से? तो जूनागढ़ अभिलेख में पता चलता है हम लोगों को, ठीक है ना? इसको माइंड में रखना है, इसको लिखना, ये लिखिएगा नहीं। वशिष्ठ पुत्र शक शासक रुद्रदामन का समकालीन था। दोनों के मध्य अनवरत संघर्ष चलता रहा, किंतु जैसा कि कन्हेरी अभिलेख, एक अभिलेख हम लोग को और मिलता है, कन्हेरी अभिलेख से ज्ञात होता है कि वशिष्ठ पुत्र पुलुमावी का विवाह रुद्रदामन की पुत्री से हुआ था। रुद्रदामन जूनागढ़ अभिलेख में बताता है कि उसने दक्षिणा पथेश्वर को 2 बार युद्ध में हराया, परंतु संबंधों की निकटता के कारण उसका पूर्ण विनाश नहीं किया। समझ रहे हैं? यानी कि लिखते हैं रुद्रदामन जूनागढ़ अभिलेख में कि संबंधों की निकटता के कारण हमने इनका विनाश नहीं किया, 2 बार हमने युद्ध में इनको हराया है। किसको? वशिष्ठ पुत्र पुलुमावी को। और पुत्री का विवाह किया था, तो भाई जाहिर सी बात है कि पुत्री का विवाह करेंगे लोग, मारेंगे भाई, पुत्री का नुकसान होगा, यानी कि विधवा हो जाएगी, इसलिए ये हत्या नहीं करते, ठीक है ना? पुलुमावी एकमात्र सातवाहन शासक है जिसका उल्लेख अमरावती से प्राप्त एक अभिलेख में हुआ है। इसको लिख सकते हैं हम लोग, ये वाला लिखिए पॉइंट। पुलुमावी एकमात्र सातवाहन शासक है
जिसका उल्लेख अमरावती से प्राप्त एक अभिलेख में हुआ। अमरावती कहाँ पर? आंध्र प्रदेश। जिसका उल्लेख हाँ, उल्लेख अमरावती से प्राप्त एक अभिलेख में हुआ है। अमरावती से प्राप्त एक अभिलेख में हुआ। अब एक फोटो लिखी, उसके कुछ सिक्कों पर दो पतवार समझते हैं ना, जो नाव में जो होता है पतवार, इसे वो नामुखे वाला कहते हैं। हाँ, दो पतवारों वाले जहाज का चित्र बना हुआ है। उसके कुछ सिक्कों पर दो पतवारों वाले जहाज का चित्र बना हुआ है। जहाज का चित्र बना, यानी कि दो पतवार आएगा तो इसको लगाना है। ये भी, इसके भी सिक्के मिलते हैं, इसके नाव की आकृति बनी हुई है। कौन? यह किसने सत करनी, लेकिन दो पतवार अगर आएगा तो इसको लगाना है, ठीक है ना। इसको बोला जाता था कि व्यापार का प्रेमी था, क्योंकि इसके सिक्के पे भी जहाज की आकृति बनी हुई थी। किसके? यह किसने सत करनी के, लेकिन इसके सिक्के पर दो पतवारों वाले नाव का आकृति बना हुआ है। दोनों अलग अलग क्वेश्चन ध्यान रखना समझे ना। अगला यह किसने सत करनी, यह किसने सत करनी, अगला शासन। इसमें इतना ही, यह भी सीरीज खत्म। एक दो पॉइंट फिर खत्म जल्दी से। यह सीरीज सतकर्णी इस वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक था। ये जो था इस वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक। इसका संभवतः वाणिज्य व्यापार से गहरा जुड़ाव था, क्योंकि इसके सिक्के पर नाव की चित्र अंकित है। इसका संभवतः वाणिज्य व्यापार से गहरा जुड़ाव था, क्योंकि इसके सिक्कों पर नाव का चित्र अंकित है। ठीक है ना। दो पतवार आएगा तो फुलमामी लगाना है, नाव का चित्र आएगा ऐसे सतकर्णी लगाना है। इसलिए इसको व्यापार वाणिज्य का प्रेमी भी बोला जाता है। किसे? यह किसरी सतकर्णी। मछली व शंख के चित्र भी, एक और लिख लीजिए, मछली व शंख के चित्र भी यज्ञ श्री सतकर्णी के सिक्कों पर मिले हैं। मछली व शंख के चित्र भी यज्ञ श्री सतकर्णी के सिक्कों पर मिले हैं। मेन पॉइंट हो गया इसमें पूरा। चलो थोड़ा सा तुम लोग बताना फिर हम लोग। हाँ, मछली व शंख के चित्र भी मिले। यज्ञ श्री सतकर्णी के सिक्कों पर मछली व शंख के चित्र भी। अब इसी समय कलिंग में एक डायनेस्टी रूल कर रहे थे। ठीक है ना। जब ये सब यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं सब डायनेस्टी के बारे में, डायनेस्टी और रूल कर रहा था कलिंग पर। ठीक है ना। उस डायनेस्टी नाम था चेदी वंश। कहाँ पर ये लोग शासन कर रहे थे? कलिंग। कलिंग कहाँ पर है? ध्यान रखना। अब आप लोगों ने पढ़ा था कि इसके पहले कलिंग को किसने जीता था? अशोक ने जीता था। अपने राज्याभिषेक के कौन से वर्ष में अशोक कलिंग पर आक्रमण करते हैं? अपने राज्याभिषेक के कौन से वर्ष में अशोक कलिंग पर आक्रमण करते हैं? राज्याभिषेक कब हुआ? राज्याभिषेक कब हुआ अशोक का? बताइए। 269 BC ना? 269 BC में गद्दी पर कब बैठते हैं अशोक? राजसिंहासन पर कब बैठते हैं? 273 BC में ना? ये हम लोग को याद नहीं रखना। क्या याद रखना है? ये वाला याद रखना। बताया था ना।
अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष, याद करना क्वेश्चन, ये याद रखना, आया वो क्वेश्चन कई बार, जितना भी वो करते हैं सब अपने राज्याभिषेक से जोड़ते हैं उसको। तो अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष वो कलिंग पर अटैक करते हैं। तो 8वें वर्ष का मतलब क्या, 261 BC में, हम याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कलिंग पर आक्रमण कर देते हैं और इस युद्ध में 1 लाख लोग की हत्या कर देते हैं और 1.5 लाख लोगों को बंदी बनाकर ले आते हैं। और इसी हत्याकांड से उनका हृदय क्या रहता है, परिवर्तित हो जाता है और वो भेरी घोष की नीति यानी कि विजय की नीति को त्याग देते हैं और कौन सी नीति को अपना लेते हैं, धम्म की नीति को अपना लेते हैं। धम्म का मतलब क्या, मानव का नैतिक उत्थान, जो मनुष्य है उसका उत्थान हो, सभी अच्छे से रहें, किसी भी धर्म से भेदभाव नहीं करना, सभी को लेकर चलना है। अहिंसावादी बन जाते हैं, ठीक है ना, क्या हो जाते हैं, अहिंसावादी आपसे बन जाते हैं, ठीक है ना। हम लोग कैसे पता चलता है, कौन से अभिलेख से पता चलता है, वेरी गुड, 13वें शिलालेख से पता चलता है। कभी क्वेश्चन आएगा कलिंग युद्ध के बारे में हम लोग को जानकारी का सोर्स क्या है, तो 13वें शिलालेख है, ठीक है ना। हमने शिलालेख सब बताया हुआ आप लोग को, ठीक है ना, बृहद शिलालेख, लघु शिलालेख, बृहद स्तंभ लेख, लघु स्तंभ लेख और गुहा लेख, सब में अलग चीजें मेंशन है, ठीक है ना। तो उसको ध्यान में रखना, पढ़ना चीजें हो जाएगी। आप लोग क्लास नहीं आ पाते तो जो वीडियो बन रहा है उसको देख लिया करो, सब लोग उसको पढ़ लिया करो और फिर देख के पढ़ लो, क्या चीज़ें क्लियर हो जाएगी। स्टोरी टाइप से बताया जा रहा है, उसको कर लोगे तो ऐसे भी अगर इतना छूट जा रहा है तो उसको सब चीज़ें क्लियर हो जाएगी, ठीक है, तो कर लिया करो, ठीक है। आगे बढ़े तो कहा जाता है कि कलिंग उसी के बाद से कभी स्वतंत्र हो जाता है, ठीक है ना। उसी के बाद से जब ये जीतता है, जब आप पतन होता है मौर्यों का, उसके बाद से ये स्वतंत्र हो जाता है। तो यही पर बहुत से एक वंश आता है, चेदी वंश। इसी के बारे में जल्दी से कर लो कुछ पॉइंट। मौर्य साम्राज्य के पतन के पश्चात कलिंग क्षेत्र में चेदी वंश की स्थापना हुई। संभवतः इस वंश का जो संस्थापक था महामेघवाहन, कौन था, महामेघवाहन। महामेघवाहन ये संस्थापक है चेदी वंश का। लेकिन इस वंश का जो शक्तिशाली शासक था उसका नाम क्या था, खारवेल था। क्या नाम था, खारवेल। कौन था, खारवेल था। ये ध्यान में रखना है। तो इन्हीं के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ना, किसके बारे में, खारवेल के बारे में। टाइम पीरियड प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व का टाइम पीरियड लिखना है तो प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व हो जाएगा, प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व। संस्थापक तो ये है, पढ़ना हम लोग को मेन खारवेल के बारे में है ना। आप कुछ पॉइंट है इनके बारे में जल्दी सुन लो, शॉर्ट में लिखना तो लिखना ना, अदरवाइज इसको अपना पढ़ लो, ठीक है, क्योंकि अभी बहुत कुछ बताना है। पीडीएफ पर नहीं भी लग रहा कि हो नहीं पाएगा, आप लोग किताब से पढ़ते हैं, उसके बाद फिर से हमको पूरा तैयार करना पड़ेगा, तो टाइम लगेगा। तो कुछ दिन टाइम हो, फिर 1 महीना कम से फिर भेजें किताब से पढ़ो। इसलिए कुछ हाँ नोट से पढ़ लेना, इसलिए स्टोरी टाइप से बता दो। उसका तो खैर अगर फिर अगले उसमें भी आप लोग पढ़ोगे अगली बार उसके चलिए उन्हीं को भेजेंगे अभी सर लेकर तो को पीपीटी सब तैयार करना, इसमें इतना ज़्यादा कि लिखाना संभव नहीं, पीपीटी के लिए भी पूरा बैठना पड़ेगा। तो क्या तैयार बस मॉडल वाला, ठीक है, तो हम करके तब देखते हैं, कोशिश करेंगे। हाँ कुछ इंपॉर्टेंट तो हम डाल ही देंगे ना, सब तो नहीं कर पाएंगे पूरा बताएं, लेकिन हाँ जो जो मेन मेन चीज़ें उसको हम करके पीपीटी तैयार करके देंगे। हाँ थोड़ा थोड़ा समय उतना से बहुत सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी, कुछ चीज़ें आपको विकास करने का समय इंपॉर्टेंट सब हम कवर कर लेंगे। चलो इसके बारे में सुन लो थोड़ा थोड़ा जल्दी, 2-3 पॉइंट इनमें इंपॉर्टेंट है। एक तो
भुवनेश्वर के पास एक उदयगिरी पहाड़ी है, ठीक है ना, वहीं पर हाथी गुफा अभिलेख मिलता है। यानी कि इन्होंने एक अभिलेख खुदवाया, उसका नाम था क्या था? हाथी गुफा अभिलेख। तो आएगा क्वेश्चन कि हाथी गुफा अभिलेख किसका है? तो खारवेल का। किस वंश के थे? तो चेदी वंश के थे। इसी से इनके बारे में पता चलता है आपके खारवेल के बारे में, इसको ध्यान में रखना है। बहुत सारे अभिलेख हो रहे हैं, लेकिन नानाघाट अभिलेख हो गया, नासिक हो गया, अयोध्या हो गया, जूनागढ़ हो गया, आपका हाथी गुफा, सबको याद रखना। भारतवर्ष एवं महाराज की उपाधि का उल्लेख सर्वप्रथम इसी अभिलेख में मिलता है। यानी कि भारतवर्ष और महाराज की उपाधि का उल्लेख इसी अभिलेख में सर्वप्रथम मिलता है। लिखना चाहो लिख सकते हो। भारतवर्ष एवं महाराज की उपाधि का उल्लेख इसी आपके मिलता अभिलेख में। किस अभिलेख में? हाथी गुफा में। खारवेल महाराज की उपाधि धारण करने वाला, हाँ, भारतवर्ष तथा महाराज की उपाधि का उल्लेख इसी अभिलेख में मिलता है। यानी कि पहली बार अगर पूछा कि भारतवर्ष का उल्लेख किस अभिलेख में मिला है, तो हाथी गुफा में। महाराज की उपाधि क्या मिला? तो इसी में मिला है, ठीक है ना। खारवेल महाराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम भारतीय शासक था। खारवेल महाराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम भारतीय शासक। अगर पूछा जाए आप लोगों से कि ये अभिलेख किस भाषा में लिखा गया था, तो क्या लगाओगे? ऐसे ही हम पूछ रहे हैं, हमने बताया नहीं है तुम लोगों को, ऐसे पूछ रहे हैं। किसमें लिखा गया था? प्राकृत में ध्यान रखना है। जूनागढ़ अभिलेख किसमें लिखा गया था? तो विशुद्ध संस्कृत में। विशुद्ध संस्कृत में। विशुद्ध का मतलब क्या? उसमें कोई भी हाँ अशुद्धि ना हो। जूनागढ़ प्योर संस्कृत में। तो ये प्राकृत में। हमारी जो प्राचीन, सबसे जो प्राचीन भाषा क्या है? संस्कृत है। संस्कृत ही से ही सभी भाषाओं का ओरिजिन हुआ है, उद्भव हुआ है। वो प्रकृत हो, वो पाली हो, वो अभ्रंश हो, वो खड़ी बोली हो, वो अवधि हो, वो ब्रज हो, कुछ भी हो, सब उससे ओरिजिन हुआ है, ठीक है ना। क्लियर है? तो प्राकृत में लिखा आया हुआ क्वेश्चन पीसेस में। अब कहा जाता है कि इसका जो राज्याभिषेक हुआ है 24 ईसा पूर्व में हुआ है। किसका? खारवेल का। ये पॉइंट लिख सकते हैं आपको। इसका जो राज्याभिषेक हुआ है 24 ईसा पूर्व में हुआ है। हाँ, 24 ईसा पूर्व में हुआ। अब ये राज्याभिषेक के 12वें वर्ष में, यानी कि अपने राज्याभिषेक के 12वें वर्ष में, कि नहीं भी याद रखोगे तो चल जाएगा, ठीक है ना। बस याद रखना है कि राज्याभिषेक के 12वें वर्ष में एक पाटलिपुत्र पर आक्रमण करता है और वहाँ के राजा को हरा देता है। राजा का नाम कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, याद नहीं, कुछ भी नहीं करने की आवश्यकता नहीं, बस याद रखना है कि पाटलिपुत्र पर आक्रमण करता है, वहाँ के राजा को पराजित कर देता है और वहाँ से, ठीक है ना, आदि जिन की मूर्ति ले आता है अपने राज कलिंग में। अब ये आदि जिन कौन थे? आप लोग अभी नहीं पढ़ पाए हैं मेरे ख्याल से। जैन धर्म नहीं पढ़े ना, महाजनपद भी नहीं पढ़े और मगध भी नहीं पढ़े, इसीलिए नहीं पता, हम बताते रहे हल्का सा। तो पाटलिपुत्र पर आक्रमण करता है। तो पाटलिपुत्र पर, कलिंग पर अशोक के पहले, ठीक है ना, कौन आक्रमण करता है? तो महापद्मनंद, जो नंद वंश के शासक थे या नंद वंश के, उनको संस्थापक हम लोग कहेंगे। मेरी बात को समझ रहे सब लोग? ध्यान से सुन लेना सब लोग। यानी कि कलिंग पर अशोक के पहले मगध के शासक थे महापद्मनंद, यानी कि नंद डायनेस्टी के फाउंडर, संस्थापक। उनकी भी राजधानी कहाँ पर? पाटलिपुत्र ही था। क्या था? वो भी क्या करते हैं? आक्रमण करते हैं कहाँ पर?
कलिंग पर। जब आक्रमण करते हैं वहाँ से जिन की मूर्ति ले आते हैं। जिन का मतलब क्या? जिन नहीं, शैतान से नहीं। जब महावीर को ज्ञान की प्राप्ति होती है, ठीक है ना, तो क्या कहलाते हैं? जिन कहलाते हैं। जिन का मतलब होता है विजेता। क्या होता है? विजेता। कौन कलर होता है, ठीक है ना। फिर और क्या कहलाते हैं? अरहत कहलाते हैं, निर्ग्रंथ कहलाते हैं, ठीक है ना, ये सब कहलाते हैं। अनेक नाम उनके भी आते हैं। अपनी तपस्या में अटल रहते हैं तो नाम पड़ जाता महावीर। बचपन का नाम क्या था उनका? वर्धमान। क्या नाम था? वर्धमान, ठीक है ना। अपने तपस्या में अटल रहने के कारण उनका नाम पड़ जाता महावीर। अब बाद में स्वामी जुड़ जाता है, ठीक है ना, महावीर स्वामी। तो जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? 24 और अंतिम कौन थे? महावीर स्वामी। पहले का नाम क्या था? ऋषभदेव। इसमें का नाम क्या था? पार्श्वनाथ, क्या? पार्श्वनाथ, क्या? कहा जाता है कि 1 से लेकर 22 तक के जो तीर्थंकर थे उनकी ऐतिहासिकता क्या है? संदिग्ध है। नाम तो मिलता है हम लोग को, जन्मस्थान भी मिलता है, लेकिन उनका पूरा डिटेल हम लोग के पास जानकारी नहीं है। 4 तीर्थंकर की तो जन्म अयोध्या में ही हुआ है, ठीक है ना। तो हाँ, तो पहले जो थे ऋषभदेव थे, उनको फाउंडर माना था किसका? जैन धर्म का। और फिर 23वें पार्श्वनाथ, ये काशी के थे। काशी मतलब कहाँ? वाराणसी। काशी के राजकुमार थे, भी क्षत्रिय थे। महावीर भी क्षत्रिय थे, गौतम बुद्ध भी क्षत्रिय थे, ठीक है ना। तो काशी के राजा कौन थे? अश्वसेन के पुत्र थे। कौन? पार्श्वनाथ। कहा जाता है कि इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी संवेद शिखर में। कहाँ पर है ये? आपका झारखंड में पार्श्वनाथ पर्वत बोला जाता है, वहीं पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ, ठीक है ना। तो जिन का मतलब जैन मुनि की मूर्ति। तो ये जब जीतता है कौन? खारवेल कलिंग को, तो वहाँ से लेकर आता है। तो कौन लेकर गया था? तो महापद्मनंद लेकर गए थे। कौन लेकर गया था? महापद्मनंद। जब वो आक्रमण करता है कहाँ पर? कलिंग पर, ठीक है ना। कैसे हम लोग को पता चलता है कि कोई पाटलिपुत्र का राजा कलिंग पर आक्रमण करता है? किससे? किससे? समझ में आ रहा है कि ऊपर से जा रहा चीजें आ रहा सब लोग समझ में? क्योंकि आप लोग पढ़े लेते, थोड़ा सा मुझे बताना पड़ा पीछे का चीजें, ठीक है ना। आ रहा समझ में? कुछ आ जाएगा, जैसे पढ़ोगे ना, ये बात सब लोग पढ़ लेना, ठीक है ना। हाँ, अभी पैसे पढ़ोगे ना और फिर वीडियो देख लेना चीज़ों को, तो समझ में चीज़ें आने लगेगी अपने आप, ठीक है ना। बार बार पढ़ना रहेगा एक ही चीज़ को, कई बार। ऐसा नहीं कि एक बार पढ़ के रख दिया, कई बार पढ़ो, बार बार पढ़ो, अपने आप क्लियर होता चला जाएगा, ठीक। बाकी और भी अपना एग्जाम देते रहो, लेकिन अपना जो करना तैयारी करते रहो। तैयारी करोगे इसका तो हर एग्जाम हो जाएगा, खाली मैथ अच्छा करना, हर एग्जाम निकलता चला जाएगा। पढ़ते रहो अच्छे से, सब पकड़ बनाना सब सब्जेक्ट पर, वो आपका ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, हाँ सब कैसे धीरे सब याद होता है। बाकी मैथ अच्छा करो तो कोई कंपटीशन रुकेगा ही नहीं। इसका फायदा बहुत मिलता है, इसकी तैयारी अगर कर लो और मैथ अच्छा करो तो बहुत समझ लो कि कोई कंपटीशन हो आगे आने वाले में रुकेगा नहीं, कोई भी नौकरी चाहो ले सकते हो। हाँ, ये नहीं कि आईएएस में भी आईएएस को तो बहुत हो गया, मतलब लगना पड़ेगा, बहुत टफ है, लगना पड़ेगा, ठीक है। पीछे थोड़ा सा आसान है, उसमें दिन भर लगना पड़ेगा, लेकिन हाँ इसकी अगर तैयारी कर लिए और कंपटीशन आसान आप लोग में हो जाएगा, तो उसको तैयारी करो अच्छे से। टाइम तो खूब, अभी तो छोटे आप लोग, किसी का टेंशन नहीं चल रहा है, ठीक है। अभी 21 साल में किसी का नहीं हुआ, 18 साल में नहीं हुआ, क्या से हुआ है, फिर आराम से तैयारी। हाँ, हम लोग कुछ कर रहे हैं तो आराम से करो, ठीक है। 2-3 साल तो मतलब समझ लो पढ़ाई करना, तो वैसे पढ़ो, अपने आप चीज़ें को पता चला जाए, गाइडेंस मिल रहा है प्रॉपर, बस उसको तुम लोगों को पढ़ना है। पीडीएफ हम कोशिश करते हैं। ब्रेक क्या दें कि कंटिन्यू करें? क्या दें? कंटिन्यू करो, फिर बहुत पढ़ाना है। अच्छा,